नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस ने पीएम मोदी के लिए मणिपुर की टिकट बुक की। एक्स पर साझा की टिकट और कहा आपका नंबर नहीं है। कांग्रेस ने पीएम से की मणिपुर जाने की मांग। कांग्रेस ने पीएम मोदी की असम से मणिपुर के लिए फ्लाइट बुक कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर टिकट शेयर कर लिखा कि प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम समझते हैं कि चुनाव वाले राज्य आपकी प्राथमिकता होते हैं, लेकिन मणिपुर को यूं ही छोड़ देना ठीक तो नहीं है। ये राज्य 2023 से जल रहा है और फिर से हालात बिगड़ गए हैं। खेड़ा ने कहा कि आप आज असम में हैं, मणिपुर यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, कृपया वहाँ भी जाएं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी मणिपुर के लोगों को भरोसा दिला सकती है। आपकी सुविधा के लिए हमने गुवाहाटी से इम्फाल का फ्लाइट टिकट भी बुक कर दिया है। आपको बस उस फ्लाइट में बैठना है। क्योंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं है, इसलिए मैं आपका फ्लाइट टिकट यहाँ साझा कर रहा हूँ। कृपया इसका इस्तेमाल करें और दिखाएं कि पीएम केयर्स यानी कि प्रधानमंत्री को सच में परवाह है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जरूरत से ज्यादा दखल पर जताई आपत्ति। परिसीमन के आधार पर चुनाव टालना सही नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बार-बार दखलंदाजी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे हाई कोर्ट चुनी हुई सरकार को काम ही नहीं करने दे रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि स्थानीय निकाय चुनाव टालने के लिए परिसीमन को बहाना बनाना सही नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संविधान के मुताबिक नगर निकाय, पंचायत और नगर पंचायत चुनाव समय पर होना जरूरी है। लॉजिस्टिक दिक्कतों को देखते हुए कोर्ट ने चुनाव की आखिरी तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। साथ ही साफ कर दिया है कि अब और समय नहीं मिलेगा और तय तारीख तक चुनाव कराना ही होगा। केंद्र का आदेश, वंदे मातरम पहले, जनगण मन बाद में। टीएमसी बोली टैगोर का अपमान, बीजेपी बोली इतिहास सुधार। मुस्लिम संगठनों ने धार्मिक स्वतंत्रता का दिया हवाला और किया विरोध। केंद्र सरकार के नए निर्देश से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। आदेश में कहा गया है कि आधिकारिक कार्यक्रमों में पहले पूरा 6 छंदों वाला वंदे मातरम और उसके बाद जनगण मन गाया जाएगा। इसे तृणमूल कांग्रेस ने रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान बताया। मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि ये फैसला चुनाव से पहले भावनाएं भड़काने की कोशिश है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे राष्ट्रीय गीत की पूरी गरिमा लौटाने का कदम कहा। मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध किया और कहा कि 6 छंदों में देवी देवताओं का उल्लेख उनकी आस्था से टकराता है। मामला 2026 चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। जातिगत भेदभाव विरोध प्रदर्शन में 2 छात्र गुट भिड़े। ऐसा और एबीवीपी ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार शाम दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी में छात्र संगठनों के बीच टकराव से माहौल बिगड़ गया। ऑल इंडिया वंचित अधिकार दिवस के तहत हुए प्रदर्शन में आयसा और एबीवीपी आमने सामने आ गए। छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों में कैंपस से जातिगत भेदभाव खत्म करने की मांग कर रहे थे। आयसा का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को धमकाया गया और पुलिस ने भीड़ को नहीं रोका। वहीं एबीवीपी ने दावा किया कि एक महिला यूट्यूब पत्रकार के साथ लेफ्ट समर्थित छात्रों ने बदसलूकी की। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो सभी दावों की जांच कर रही है। सीडीएस अनिल चौहान का दावा, नेहरू ने चीन को दे दिया था तिब्बत। सीडीएस के बयान पर राजनीतिकरण का आरोप। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि आजादी के बाद भारत की कोशिश चीन से अच्छे रिश्ते बनाने की थी। उन्होंने बताया कि उस समय सीमाएं साफ तौर पर तय नहीं थी। उनके मुताबिक जवाहरलाल नेहरू को मैकमोहन लाइन और लद्दाख क्षेत्र के दावों की जानकारी थी, लेकिन स्थिति स्पष्ट न होने के कारण पंचशील समझौते की राह चुनी गई। नेहरू चीन के साथ अच्छे संबंध चाहते थे, इसलिए उन्होंने तिब्बत चीन को दे दिया। उन्होंने कहा कि जब चीन ने तिब्बत पर अब कब्जा किया तो हिमालय बर्फ खत्म हो गई और सीधी सीमा बन गई। 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए पंचशील समझौता किया। जनरल चौहान ने जोर दिया कि अब हिमालयी सीमाओं का रणनीतिक महत्व बढ़ गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर व दीर्घकालिक योजना जरूरी है। सीडीएस के इस बयान पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब सेना का राजनीतिकरण हो गया है, जो सेना भी अब ऐसे बयान देने लगी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट फंड का 82% से ज्यादा बीजेपी को।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्टों को कुल 3,826.34 रुपए करोड़ का चंदा मिला और लगभग पूरा अमाउंट राजनीतिक दलों को बांट दिया गया। इस फंड का सबसे बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ बीजेपी को, जिसे 3,157.65 करोड़ यानी कुल फंड का 82.52% प्राप्त हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 298 करोड़ और तृणमूल कांग्रेस को 102 करोड़ मिले। ADR ने बताया कि 20 रजिस्टर्ड इलेक्टोरल ट्रस्टों में से सिर्फ 10 ने डोनेशन मिलने की जानकारी दी, जबकि 5 ट्रस्टों की रिपोर्ट तय समय के बाद भी उपलब्ध नहीं थी। राज्यवार योगदान में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा। बांग्लादेश चुनाव जीतने के बाद BNP में मंथन जारी। BNP जीत के बाद शपथ प्रक्रिया पर कानूनी सलाह ले रही है। बांग्लादेश के आम चुनाव में 2/3 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अब नई सरकार के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पर विचार कर रही है। BBC बांग्ला सेवा के मुताबिक पार्टी नेता कानूनी रास्ते टटोल रहे हैं कि संसद न होने की स्थिति में शपथ किससे दिलाई जाए। नतीजों के बाद शुक्रवार रात कई वरिष्ठ नेता पार्टी प्रमुख तारिक रहमान से मिले। स्थायी समिति सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने बताया कि अगर राजपत्र जारी हो जाता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की गैर मौजूदगी में 3 दिन के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त शपथ दिला सकते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री और मंत्री उसी दिन राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं जिस दिन सांसद शपथ लेते हैं। कानून में विकल्प रखे गए हैं, जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति भी शपथ दिला सकता है। मतगणना में हेर फेर कर नतीजे बदलने का आरोप, रिजल्ट शीट से छेड़छाड़ और दोहरे मापदंड की बात, गठबंधन नेताओं व समर्थकों पर हमलों का दावा। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के नतीजों के बाद जमाते इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मतदान तो ठीक रहा, लेकिन मतगणना के दौरान अनियमितताओं और हेरफेर से नतीजे बदल दिए गए। ढाका के मोग बाजार स्थित पार्टी दफ्तर में 11 दलों के गठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने दावा किया कि कई जगह रिजल्ट शीट से छेड़छाड़ हुई और कुछ सीटों पर दोहरे मापदंड अपनाए गए। द डेली स्टार के मुताबिक जमात प्रमुख ने गठबंधन के नेताओं, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के घरों पर हमला का भी आरोप लगाया है और इन गतिविधियों को फांसीवादी बताया। उन्होंने कहा कि जहां नतीजों की घोषणा अचानक रोक दी गई, वहां गंभीर सवाल खड़े होते हैं और दोषियों को जिम्मेदारी लेनी ही होगी। निखिल गुप्ता ने US कोर्ट में तीनों आरोप कबूले। पन्नुन की हत्या की साजिश न्यूयॉर्क में रची गई थी। सजा 29 मई 2026 को सुनाई जाएगी। अमेरिका में खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नुन की हत्या की साजिश से जुड़े मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने अदालत में अपना गुनाह मान लिया है। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक गुप्ता ने हत्या के लिए सुपारी देने, हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के आरोप स्वीकार किए हैं। उसे 29 मई 2026 को सजा सुनाई जाएगी। जांच एजेंसियों का दावा है कि गुप्ता ने यह साजिश एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के कहने पर रची थी। गुप्ता को जून 2024 में चेक गणराज्य से प्रत्यर्पित कर अमेरिका लाया गया था और वो तब से जेल में है। भारत सरकार पहले ही इस साजिश से खुद को अलग बता चुकी है। डॉक्टर बैडन का दावा, एप्स्टीन की मौत गला दबने से हुई, फांसी से नहीं। पोस्टमार्टम में गर्दन की 3 हड्डियां टूटी मिली। जेल में सुरक्षा चूक और फर्जी रिकॉर्ड्स का खुलासा। कुख्यात फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क जेल में हुई मौत को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। परिवार की ओर से पोस्टमार्टम देखने वाले फॉरेंसिक डॉक्टर माइकल बैडन ने द टेलीग्राफ से कहा कि उन्हें लगता है कि मौत फांसी से नहीं बल्कि गला दबने से हुई। आधिकारिक तौर पर न्यूयॉर्क मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस से इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन बैडन ने गर्दन में 3 फ्रैक्चर का हवाला देकर संदेह जताया। उधर मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में सुरक्षा चूकें भी सामने आई हैं, नियमित चेक नहीं हुए और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हुई। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट के बाद मामले की दोबारा जांच की मांग तेज हो गई है। ट्रंप ने जेराल्ड आर फोर्ड को मध्य पूर्व भेजने का दिया आदेश। ईरान से समझौता न होने पर बढ़ेगा सैन्य दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत USS जेराल्ड आर फोर्ड को मध्य पूर्व भेजने का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौता नहीं होता
तो इस युद्धपोत की जरूरत पड़ेगी। बीबीसी फारसी सेवा के मुताबिक इससे पहले एसोसिएटेड प्रेस ने बताया था कि ये पोत कैरिबियन सागर से मध्य पूर्व की ओर रवाना किया जा रहा है। ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन को सबसे अच्छा विकल्प बताया। जेराल्ड आर फोर्ड अब सबसे पहले से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ जुड़ेगा। इस पोत में परमाणु रिएक्टर हैं और ये 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान ले जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.